बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम ये जो आपका मेटाबॉलिज्म का कोर्स है इसको हम टॉपिक वाइज ये शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको ये 1 बाय 1 सारे लेक्चर जो है मिल जाएंगे। इसके बाद 3 मेजर पार्ट हैं जो मेटाबॉलिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, दूसरा है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और तीसरा है लिपिड मेटाबॉलिज्म। आज हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हाई एनर्जी कंपाउंड्स एंड एटीपी एज यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। तो इसमें बेटा हम जो बायोकेमिस्ट्री की कह लें कि ब्रांच को जिसको स्टडी करना है, इसमें यह है कि बायो एनर्जेटिक्स जो है वो स्टडी की जाएगी। बायो एनर्जेटिक्स क्या होती है कि ये बेटा वो ब्रांच है इसकी कह लें बायो केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की, जिसके अंदर हमने एनर्जी प्रोसेसेस को स्टडी करना है। हमें देखना है कि जो एनर्जी है वो किस तरह से ऑर्गेनिज्म उसको गेन कैसे करते हैं और गेन करने के बाद उसकी जो ब्रेक डाउन है उसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फोकस होगा वो मेनली हम देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर वो एनर्जी को हासिल कैसे कर रहे हैं और उसको जो यूज़ है वो किस तरह करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जी हाई एनर्जी कंपाउंड्स के बारे में और एटीपी एज ए यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। तो हाई एनर्जी कंपाउंड जो है इनको एनर्जी रिच कंपाउंड्स भी हम कहते हैं, और ये ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनकी जब इनकी ब्रेक डाउन होती है तो इससे एनर्जी निकलती है। अगर वो वाली जो एनर्जी है मोर देन एटीपी हो, यानी जब एटीपी टूटता है तो उससे ये 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल निकलती है। अगर किसी कंपाउंड की ब्रेकडाउन से इससे इतनी एनर्जी यानी -7.3 किलो कैलोरी पर मोल या फिर इससे ज़्यादा एनर्जी जब वो रिलीज़ हो तो उसको हम कहेंगे वो हाई एनर्जी कंपाउंड है या एनर्जी रिच कंपाउंड है। अगर किसी कंपाउंड के टूटने से इससे कम एनर्जी निकलती है यानी -7.3 किलो कैलोरी पर मोल से कम एनर्जी रिलीज होती है तो उसको फिर हम कहेंगे लो एनर्जी कंपाउंड। फिर जो हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, फास्फेट जो ग्रुप होता है ये मौजूद होता है। ये सिर्फ एक ऐसा हाई एनर्जी कंपाउंड है, जैसे ये एसिटाइल को ए लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ये फास्फेट जो ग्रुप है मौजूद नहीं होता, बल्कि बाकी तमाम के अंदर क्या होते हैं फास्फेट एज ए हाई एनर्जी कंपाउंड के तौर पर मौजूद होता है। इस वजह से हम जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं उसको हाई एनर्जी फॉस्फेट्स भी कहते हैं। तो वो वाले बॉन्ड जो जब टूटते हैं तो हाई एनर्जी फ्राहम करते हैं उनको फिर हम हाई एनर्जी बॉन्ड्स कहते हैं। तो ये जो हाई एनर्जी बॉन्ड है बेटा, इसको ज़ाहिर करने के लिए, इसको बताने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं स्क्विगल। ठीक है, ये वाला जो साइन है बेटा ये फ्रिट्ज अल्बर्ट ने इसको इन्वेंट किया था, बताया था कि जहाँ भी ये सिंबल हम यूज़ करेंगे इसका मतलब है कि ये हाई एनर्जी बॉन्ड को शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फ्री एनर्जी का। तो फ्री एनर्जी बेटा क्या है कि ये एक्चुअली वो वाली एनर्जी है जिसको हम अपने काम में यूटिलाइज करने के लिए करते हैं। कि जो टोटल एनर्जी है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने खुराक खाई है, खाना खाया है, आज उसकी डाइजेशन होगी उससे जो है एनर्जी निकलेगी, तो वो जितनी हम उसकी एनर्जी अपने कह लें यूज़फुल जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हम अपने काम करने के अंदर, जो हम चलने के लिए, बोलने के लिए या फिर सोचने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, वो होगी यूज़फुल एनर्जी या फ्री एनर्जी। और जो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, या ड्यूरिंग प्रेस्पिरेशन, वो उसको फ्री एनर्जी में नहीं आएगी। ठीक है ना, तो जो टोटल एनर्जी होती है उसका जितना पार्ट कह लें यूज़ हो जाता है, जो इजीली यूज़फुल है, और ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिफरेंट जो काम है उसके अंदर उसको यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं फ्री एनर्जी। तो ये जो कंसेप्ट है फ्री एनर्जी का ये गिब्स ने दिया था, इस वजह से इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं, और डेल्टा जी से इसको हम जाहिर करते हैं। तो
तो बेटा यहाँ पे एंडरगोनिक रिएक्शंस और एक्सरगोनिक रिएक्शंस के बारे में देख लें कि एंडरगोनिक ऐसे रिएक्शन है जिनके अंदर एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब होती है, और एक्सरगोनिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिनके अंदर एनर्जी जो है ये रिलीज होती है। और यहाँ पे जो एक और आपने टर्म पढ़ी होगी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस केमिस्ट्री के अंदर, उसमें और इसमें बड़ा जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि जो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है वहाँ पे जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, अगर सिस्टम में एंटर होगी तो एंडोथर्मिक है, अगर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर निकलेगी किसी सिस्टम से तो वो होगा एक्सोथर्मिक। लेकिन ये जो एंडरगोनिक और एक्सोगोनिक रिएक्शन है एक जनरल टर्म है, इसमें जो एनर्जी है किसी भी फॉर्म के अंदर, यानी वो हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, वो फूड की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में वो अगर किसी सिस्टम में एंटर होती है तो उसे एंडरगोनिक रिएक्शन कहेंगे, और जो एक्सरगोनिक है उसमें अगर किसी भी फॉर्म के अंदर एनर्जी रिलीज होती है कहीं से तो वो क्या कहलाएगा, एक्सरगोनिक रिएक्शन। तो एक ब्रॉडर टर्म है एक्सरगोनिक और एंडरगोनिक रिएक्शन जो है, और जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो एक स्मॉलर टर्म है, ठीक है ना, उसमें सिर्फ हीट से रिलेटेड है। तो जब बेटा एक्सोगोनिक रिएक्शंस होते हैं तो इसमें जो डेल्टा जी होता है नेगेटिव होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और जब एंडरगोनिक रिएक्शन होता है तब क्या होता है, एनर्जी जो है वो उसमें कंज्यूम होगी, यूज होगी, ठीक है। तो जो हाई एनर्जी कंपाउंड है ये 5 हैं, पायरोफॉस्फेट्स, इनोल फॉस्फेट्स, असाइल फॉस्फेट्स, थायोल फॉस्फेट्स एंड गोनिडोफॉस्फेट्स या फोफाजेंस इनको हम कहते हैं। तो सबसे पहले जी पायरोफॉस्फेट्स। तो पायरोफॉस्फेट्स हैं बेटा, इसमें जो हाई एनर्जी बॉन्ड है वो एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड्स होता है, और ये कैसे बनते हैं, ये बाय द कंडेंसेशन ऑफ एसिड ग्रुप्स, मेनली फास्फोरिक एसिड जो है और इसके डेरिवेटिव्स, जब ये कंडेंस होंगे तो उस वक़्त ये क्या होगा, फास्फेट रिमूव होकर फास्फोरिक एसिड से किसी कंपाउंड के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास हाई एनर्जी बॉन्ड। इसकी एग्जांपल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जो एक पायरोफॉस्फेट है, और इसके पास 2 हाई एनर्जी बॉन्ड ये मौजूद होते हैं, इसको फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। इस तो इनोल फास्फेट की बात करते हैं हम, तो इनोल फास्फेट जो है इसमें जो फास्फेट ग्रुप है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का उसके साथ अटैच होता है, और ये जिस कार्बन के साथ अटैच होता है नेक्स्ट ये आगे किसी और कार्बन से डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है, ठीक है ना, ये इसकी कंडीशन है, तो इसको हम कहेंगे इनोल फास्फेट्स। इसकी जो एग्जांपल है वो है फास्फो इनोल पायरोवेट, ये पैप भी इसको कहते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट स्टेप है उसमें ये फास्फो इनोल पायरोवेट में कन्वर्ट होता है और वहाँ से एटीपी जो ये बनते हैं, ठीक है। तो इसके पास जो है ये एक जो है सिंगल हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो ये वाला साइन जहाँ भी आप देखेंगे इसका मतलब है कि ये क्या है, हाई एनर्जी बॉन्ड को शो कर रहा है। असाइल फास्फेट है बेटा नेक्स्ट, तो इसकी एग्जांपल जो है ये 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, ये भी ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये जो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट है इसमें देखिए 3 कार्बन है और इसका कार्बन 1 और कार्बन 3 दोनों के ऊपर फास्फेट ग्रुप यही अटैच है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जब फास्फेट के साथ मिलता है तो फिर ये कंपाउंड ये बनता है, ठीक है बेटा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पीछे बात की ना कि फास्फेट जब कार्बन के साथ अटैच होगा तो वो आगे फर्दर किसी तो उसके साथ डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, तो फिर इसको कहेंगे ये हाई एनर्जी बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है थायोल फास्फेट,
तो ये वाहिद बेटा ग्रुप है थायोल फास्फेट का, इसके अंदर फास्फेट मौजूद नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या है, हाई एनर्जी कंपाउंड है, क्योंकि हमने डिफाइन क्या किया था कि ऐसे कंपाउंड जब उनकी ब्रेकडाउन होती है तो उससे -7.3 किलो कैलोरी से ज़्यादा एनर्जी जो ये रिलीज़ होती है। तो इसकी एग्जांपल एसिटाइल को ए है, ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी आपको फास्फेट नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो बॉन्ड है जब ये टूटेगा तो इससे भी क्या होगी, -7.3 किलो कैलोरी से ज़्यादा एनर्जी जो निकलेगी। ये लास्ट वाला है गोनिडो गुआनिडो फास्फेट्स, इसको फोफाजन्स भी हम कहते हैं। तो ये क्या है, गुआनिडीन फास्फेट बॉन्ड इसके अंदर पाए जाते हैं। ये कब बनता है, जब ये गुआनिडीन जो है ये फास्फेट के साथ जाके अटैच होती है, ठीक है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो फास्फोक्रिएटिन है। तो ये फास्फोक्रिएटिन आपके पास दिखाई गई है, ठीक है। क्रिएटिन एक बेटा प्रोटीन है और इसका ये फास्फेट ये लगा हुआ है, ठीक है। ये भी हाई एनर्जी कंपाउंड है। ये बेटा आपने याद करना है, इसमें जो याद करने वाली चीज़ थी आपकी कि आपने इन क्लासेस के नाम और इसके बॉन्ड और इसके एग्जाम्पल को याद रखना है, ठीक है ना। ये पायरोफॉस्फेट्स, ये इसके अंदर CPP यानी ये बॉन्ड है, 2 फास्फेट ग्रुप इसके अंदर मौजूद है, हाई एनर्जी जो है। और इसकी एग्जांपल क्या है, ATP और पायरोफॉस्फेट्स। असाइल फास्फेट जो है इसके पास सिंगल जो है ये बॉन्ड है फास्फेट का, और ये इसकी एग्जांपल है 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट या कार्बोमाइल फास्फेट। इसका इनोल फास्फेट है, इसके अंदर बस एक फास्फेट जो ग्रुप है ये हाई एनर्जी बॉन्ड मौजूद है, ये फास्फोइनोल पायरोवेट कहलाएगा, ठीक है। इसे थायोल एस्टर्स हैं, थियो एस्टर्स भी इनको हम कहते हैं। तो ये एसिटाइल को ए या असाइल को ए जो है इसके अंदर ये मौजूद होता है। ये देखिए ये हाई एनर्जी कंपाउंड है और बॉन्ड है, ठीक है। जब ये टूटेगा तो इससे -7.3 किलो कैलोरी से ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। और लास्ट पे ये गुआनिडोफॉस्फेट, तो ये भी देखें अब यहाँ पे सिंगल जो है फास्फेट बॉन्ड जो है मौजूद है। तो सिर्फ ATP के अंदर 2 है, बाकी सब के अंदर एक एक जो है हाई एनर्जी बॉन्ड मौजूद है। इसकी एग्जांपल है जी फास्फोक्रिएटिन या फास्फो आर्जिनिन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये सारे कंपाउंड से जितनी एनर्जी निकलती है वो दिखाई गई है, देखें। फास्फोइनोल पायरोवेट्स देखें -14.8। तो ये जितने भी यहाँ पे एनालिस्ट हैं सारे के सारे से क्या है, -7.3 से ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। इस वजह से ये सारे के सारे क्या हैं, हाई एनर्जी कंपाउंड्स, और इनके अंदर हाई एनर्जी बॉन्ड्स ये पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि ATP एज ए यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी, कि ATP जो है ये मोस्टली सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये किस तरह से एनर्जी हमें फ्राहम करता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हाई एनर्जी कंपाउंड है इन द लिविंग सेल। और इसमें क्या क्या होता है, एक एडिनिन ग्रुप होता है, एडिनिन जो नाइट्रोजन बेस है, एक राइबोस शुगर है, और एक उसके अंदर ट्राईफॉस्फेट, यानी 3 फास्फेट जो अटैच होते हैं। क्योंकि इसके पास 2 फास्फेट बॉन्ड मौजूद हैं हाई एनर्जी, इस वजह से इसको हाई एनर्जी कंपाउंड कहा जाता है। और जब भी इसमें से एक फास्फेट निकलता है तो इसमें से -7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो ये निकलेगी। ATP जो है एक लिंक है बिटवीन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब जो है कैटाबॉलिज्म होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एनाबॉलिज्म में एनर्जी यूज होती है। तो एक होता है एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस और एक होता है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। तो एनर्जी कैप्चरिंग जो बेटा ये फोटोसिंथेसिस है, और जो एनर्जी रिलीजिंग है वो क्या है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में जो लिंक है वो ATP है, ठीक है। आगे इसको मज़ीद एक डायग्राम को देखेंगे स्केच के थ्रू। तो जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उनमें क्या होता है, ATP रिलीज होते हैं, जो एनाबॉलिक होते हैं उसमें ये यूज होता है। तो इसलिए हम कहते हैं ये लिंक है बिटवीन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये क्या करता है कि ये जो फास्फेट होता है इसको हाई एनर्जी से लो एनर्जी कंपाउंड की तरफ मुंतकिल करता है, इसको ट्रांसफ़र करता है। ये यहाँ पे इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये एक राइबोस शुगर है,
ये जो है कि नाइट्रोजन बेस है एडेनिन जो है, और ये इसके अंदर 3 जो फास्फेट है मौजूद है। तो ये जो 2 फास्फेट है ये क्या है, हाई एनर्जी कंपाउंड के तौर पर, यहाँ पे हाई एनर्जी बॉन्ड्स के तौर पर मौजूद होते हैं इसमें। अब जब कभी ATP की ज़रूरत हो एनर्जी की, तो क्या होता है कि इसका एक बॉन्ड ये टूटता है और ये -7.3 किलो कैलोरी एनर्जी फ्राहम करता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब कि ये वाटर की मौजूदगी में इसकी ब्रेकडाउन हुई है, तो ये एडिनोसिन डाइफास्फेट प्लस इनिशियल फास्फेट में टूट जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई, देखिए कि ये है हमारे पास एडेनिन, ये राइबोस शुगर और ये 3 फास्फेट। तो ये एक इसमें से जब टूटेगा हाइड्रोलिसिस के थ्रू, तो ये ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हाई एनर्जी फास्फेट अलग हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ से जो निकलेगी उसको किसी भी जो काम है उसके अंदर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो जब ये ADP बन जाता है फिर इसको दोबारा जो है रीजनरेट किया जाता है, ठीक है बेटा। इसमें एक तो याद रख लेंगे जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपने अगर पढ़ा उसका स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर F1 पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टी के ऊपर। वो जो F1 पार्टिकल है उसके अंदर ATP सिंथेज एंजाइम है। तो जैसे ही ATP टूटता है एनर्जी फ्राहम करता है, तो वो जो ATP सिंथेज एंजाइम है वो कीमियोस्मोसिस के थ्रू, कीमियोस्मोसिस होती है बेटा कि फॉर्मेशन ऑफ ATP अलोंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो वहाँ पे जो ATP का बनना है वो होता है कीमियोस्मोसिस, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो यहाँ से ATP को रीजनरेट किया जाता है, यानी ADP और PI मिलेंगे, एनर्जी यूज़ होगी, ATP दोबारा बन जाएगा। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, जितनी एनर्जी निकलती है उतनी ही यूज़ करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें एक जो फास्फेट है इनिशियल मिलेगा ADP के साथ, तो ये ATP में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कुछ पाथवे बताए गए जहाँ जहाँ से जो ATP है इसकी रीसिंथेसिस पॉसिबल होती है। पहला है जी फास्फोकेरियाटाइन सिस्टम जो है, जो फास्फोकेरियाटाइन है ये क्या होता है, मसल के अंदर स्टोर होते हैं। उसमें एक ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे इसका जो साइटोप्लाज्म होगा उसको सार्कोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। उसके अंदर ये स्टोर होती है फास्फोकेरियाटाइन जो है। अब जब भी उसने ATP ने बनना है दोबारा, तो क्या होगा, ये जो फास्फोकेरियाटाइन है ये अपना फास्फेट रिलीज कर देगी और इस इनिशियल फास्फेट को यूज़ करके ADP और एनर्जी यूज़ होगी ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कपल्ड रिएक्शन कहते हैं कि 2 रिएक्शन इकट्ठे हो रहे हैं इसमें, कि पहला क्या है कि फास्फेट अलग होगा और दूसरे में ये अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एंजाइम होगा वो है केरियाटाइन काइनेज। तो जो काइनेज एंजाइम होता है ये फास्फेट को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन ये होगा कि PC यानी फास्फोकेरियाटाइन जो है ADP के साथ मिलकर क्या बना देगी, ATP, और ये केरियाटाइन अलग हो जाएगी। ये एक प्रोटीन है बेटा केरियाटाइन जो है। इस तरह लैक्टिक एसिड जो होता है सिस्टम, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ये भी मसल्स में होती है, उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है वो इनकम्प्लीट होती है, यानी ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और 2 ATP उसमें बनते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो एंजाइम है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इस तरह एरोबिक भी है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस जब आपको पता होती है तो 2 ATP बनते हैं, ठीक है। नेट उसकी जो प्रोडक्शन है जो साइटोप्लाज्म में होती है, और इस तरह लैक्टिक एसिड से भी क्या बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। इस तरह क्रैब्स साइकिल की बात करें तो उसमें तो जो है वो NADH और FADH2 के अलावा साथ 2 ATP जो है नेट वहाँ पे भी बनते हैं, और बाकी के जो ATP हैं वो जाके कहाँ बनते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो जब ये जो है ग्लूकोज की एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, इसको पता है इसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन होनी है, तो उससे 34 जो ATP हैं बनेंगे, ये है एरोबिक। और जब इनकम्प्लीट होगी यानी एनारोबिक, तो फिर जस्ट 2 ATP जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो सारा ATP का मतलब हमने पढ़ा है, ATP जो है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया हम कहते हैं ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द
सेल है कि बहुत ज़्यादा एटीपी ये प्रोड्यूस करता है। इस तरह जो लिपिड की मेटाबॉलिज्म है वो भी यहीं पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो एटीपी हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और फिर जहाँ भी बॉडी के अंदर ज़रूरत होगी वहाँ पे ये एटीपी टूट के एनर्जी फ्राहम करेंगे और दोबारा इसको रीसिंथेसिस भी किया जा सकता है। एक और यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे जो है किस तरह हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये बनता है। जैसे ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिखाया गया है ग्लाइकोलाइसिस का, कि एटीपी वाटर की मौजूदगी में टूटेगा और एडीपी और इनिशियल फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस इनिशियल फास्फेट को ग्लूकोज यूज़ करेगा और वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल इसका ये रिएक्शन होगा, ग्लूकोज और एटीपी मिलेंगे तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने जो आप शुरू में बताया था कि एटीपी एज ए लिंक बिटवीन कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है कैटाबॉलिज्म है जिसमें हाई एनर्जी जो कंपाउंड टूटेंगे और एनर्जी फराहम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन एटीपी को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ये यहाँ पे दोबारा टूटेगा, एडीपी बन जाएंगे और ये फिर दोबारा यहाँ पे कन्वर्ट होता रहेगा। तो एक तरफ से ये बन के आ रहा है, दूसरे रिएक्शन में ये यूज़ हो रहा है। तो ये जो है बेटा इसमें इस वजह से इसको लिंक कहते हैं कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन में ये लिंक का काम करता है। ये फिर यहाँ पे दोबारा देख लेंगे एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी जो है ये बनेगी, एटीपी बनेंगे, और ये जो है एंडोगोनिक, जब एंडरगोनिक रिएक्शन होंगे तो तब ये दोबारा किसमें टूटेगा, एनर्जी फ्राहम करेगा और फिर एडीपी और इनिशियल फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कौन कौन से फंक्शन है जो हमारी बॉडी के अंदर बेटा परफॉर्म करता है। एक तो ये जो हमारे कंपाउंड्स है जितने भी बनते हैं उनकी सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, जैसे पॉलीसेकेराइड के बनने के अंदर हेल्प करता है, अमाइनो एसिड के बनने में हेल्प करता है, डीएनए और आरएनए के बनने में। ये जहाँ जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत होगी ना वहाँ ये एनर्जी फ्राहम करेगा। इस तरह ये मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो मसल की जो मूवमेंट है उसकी मूवमेंट के लिए एनर्जी फ्राहम करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर करनी हो तो वहाँ पर भी एनर्जी एटीपी ही फ्राहम करता है। ठीक है, इस तरह लाइसोसोम जो है उसके बनने के अंदर जो इसका रोल है एटीपी, एक्सोसाइटोसिस होनी होती है, इसमें जो गोल्गी apparatus से जब ये बन के आता है लाइसोसोम, तो वहाँ पे इसकी तो वहाँ पे बेटा ये क्या करता है, सिक्रीशन के अंदर हेल्प करता है। एक्सोसाइटोसिस का बेटा मतलब है कि जो भी सिक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे एंजाइम है या प्रोटीन है तो उसको सेल से बाहर रिमूव करना है, तो इन द फॉर्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस होगा, उसके लिए भी एनर्जी यूज़ होती है। वो वाली जो एनर्जी है वो एटीपी जो है ये फ्राहम करते हैं। इस तरह जो केमिकल हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं उसके अंदर भी एनर्जी बेटा यूज़ होती है। हमारी बॉडी के अंदर जितने बेटा बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो एंजाइम की मदद से होते हैं, और एंजाइम आपको पता क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। तो वो कैसे होती है, वहाँ पे एटीपी का यूज़ होता है और एनर्जी जो है लो हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इसकी समरी बेटा देख लें। ये जो कॉमन इंटरमीडिएट मैनी रिएक्शंस के बहुत सारे रिएक्शन के अंदर ये यूज़ होता है, और ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो रिएक्शन है उनके दरमियान एक लिंक का जो है काम करता है। ये तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एटीपी बनते हैं और वहाँ पे यूज़ होते हैं, उसको फिर रीजनरेट भी किया जाता है। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है ये। तो ये इजीली बहुत सारे रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ये हमारी बॉडी में जितने बेटा जो मेटाबॉलिज्म हो रही है ना वो सारी की सारी इस वजह से है। ये एटीपी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। एनर्जी अगर बननी है तो वो भी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, और अगर यूज़ होनी है तो वो भी एटीपी की ब्रेकडाउन से होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा मॉलिक्यूल है और ये बहुत सारे फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था फर्स्ट जो है मेटाबॉलिज्म का, इसमें हाई एनर्जी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा
और इसमें हमने जो है ATP एज ए यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी के बारे में पढ़ा है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।